नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला है कुमाऊनी गढ़वाली, जो हमारी लोकोक्ति है उसकी एक और सीरीज में। आज की क्लास में हम अपनी कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति के साथ साथ हमारा जो हिंदी साहित्य है उसके एक या दो कवि अपने कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अपने कवि जो हमारे साहित्य से क्वेश्चन आते हैं 24 कवि, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी कवि होगा पूरी डिटेल के साथ सोल्व करेंगे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कवि के बाहर चला जाए। इस बार के पेपर में आपने देख लिया होगा किस तरह से हमारे कवियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लोकोक्ति करते हैं, एक क्वेश्चन अपने कवियों से भी उठाएगा। जो हमारे कवि हैं जितने 24 है वो हमारी 13-14 जो क्लासें होंगी उसमें अपना पूरा कंप्लीट करा देंगे, जबकि अब तक करा भी चुके हैं 2 से 3 बार अपने कवि कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, यदि आप अब जुड़े हो तो अब अपना कंप्लीट कर लेते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उजे की पूज लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। उजे की पूज लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। उजे का अर्थ होता है, आपको याद रखना, कर्मठ। जो कर्मठ व्यक्ति होता है, उजे की पूज अर्थात जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं उनकी पूजा होती है। तो याद रखना, जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं उनका क्या होता है, सम्मान होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो उजे के अर्थ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और यही मैंने आपसे बताया, लोकोक्ति करते समय अगर हमें कुछ ऐसा सेंस मिल जाता है या हमारा कोई शब्द पकड़ में आ जाता है, उससे हमारी लोकोक्ति आसान हो जाती है। ठीक है, तो उजे का क्या अर्थ होता है, कर्मठ होता है। और उसी आधार पे क्या होगा, कर्मठ व्यक्ति का सम्मान होता है। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर बना सी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मुखड़ी देख टुकड़ी दीन। मुखड़ी देख टुकड़ी दीन लोकोक्ति का हमें अर्थ बताओ। पहले तो आपको ये याद रखना कि ये जो लोकोक्ति है इनका जन्म कौन सी भाषा में हुआ है, लोकोक्ति कौन सी भाषा की है, तो ये हमारी संस्कृत भाषा की है। ठीक है, और लोकोक्ति होती क्या है, तो ये बताना, ये हमारी पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि लोकोक्ति क्या होती है, पूरा वाक्य होती है। और कौन सी भाषा में जन्मी थी, संस्कृत भाषा में हमारी लोकोक्ति जन्मी हुई है। अब हर जगह आती है, जैसा आप अंग्रेजी में देखोगे तो इडियम्स आ जाते हैं, सब वो लोकोक्ति ही होते हैं। देखो पहले क्या, मुखड़ी देख टुकड़ी दी। मुखड़ी का अर्थ क्या होता है, चेहरा। मुखड़ी का चेहरा, देख मतलब देखकर, टुकड़ी क्या होता है, सम्मान। कहने का मतलब चेहरा देखकर किसी को सम्मान देना, ये इसका अर्थ है। अर्थात किसी की हैसियत देखकर उसके साथ व्यवहार करना, जैसी उसकी हैसियत होगी उस आधार का उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, जो आज के समय लोगों का चलन में भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुखड़ी देख टुकड़ी दीन अर्थात हैसियत देखकर सम्मान करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, आए हुए भी है, जो पिछले हमारे प्रीवियस कुछ पेपर कराए थे हमने, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या दिया गया है, अति बिराव में मूस निमरन लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। अति बिराव में मूस निमरन। अति का मतलब क्या होता है, बहुत। ये तो सभी को पता, अति का अर्थ क्या होता है, बहुत। और बिराव का अर्थ क्या होता है, बिल्ली। ये अर्थ भी याद रखना, क्योंकि यदि इससे मिलता जुलता हमें आगे कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम बिराव का अर्थ समझ जाए और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। आगे क्या दिया गया है, मूस में क्या होता है, चूहा। ठीक, तो बिल्ली और चूहे की बात है। इसका अर्थ जो बनेगा, अति बिराव में मूस नहीं मरन, अर्थात जहां ज्यादा बिल्लियां होती है वहां चूहा नहीं मरता है, अर्थात बचकर निकल जाता है। इसका अर्थ क्या हो जाता है, जब आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो वहां पर कार्य सफल नहीं हो पाता। आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं वहां पर कार्य हमारा सफल नहीं हो पाता। अति बिराउ मतलब बहुत अधिक बिल्लियां है, और चूहा नहीं मरन मतलब चूहा नहीं मरेगा। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, पहले क्या दिया, कार्य का असफल हो जाना, कार्य का सफल हो जाना, बिल्ली चूहे का खेल, और उसके बाद आसान कार्य। तो क्या है, कार्य का असफल हो जाना। जहां बहुत अधिक बिल्लियां होती है वहां से क्या है, चूहे वहां से बचकर निकल जाते हैं। ये हमारी लोकोक्ति का अर्थ था। आवश्यकता से ज्यादा लोग जहां होते हैं वहां कार्य सफल नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुकुराक घर कपास लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा।
कुकुराक घर कपास अर्थात कुत्ते के घर कपास। कुत्ते, जो इसका अर्थ निकला कुत्ते के घर कपास का होना। यदि कुत्ते के घर कपास है तो उसका क्या ही महत्व होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा लोकोक्ति का अर्थ बनेगा कुकुराक घर कपास अर्थात किसी की कद्र ना करना, किसी वस्तु की कद्र ना करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा आंसर हो जाएगा, वस्तु की कद्र ना करना, कुकुराक घर कपास। ठीक है, आप बोलो, उसके बाद जब ये आगे चीजें आएंगी सोल्व होती चली जाएंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जब आप 50-60 कर लोगे फिर आपको पता चल जाएगा किस तरह से याद करनी है। और कुछ शब्द ऐसे होंगे जो रिपीट होने लगेंगे, जैसे गाय, बैल, ठीक है, घर, कुत्ता, बिल्ली, ये ऐसे शब्द रिपीट होने लग जाएंगे, पता चल जाएगा फिर। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है? पोथी ने पढ़ती नाम नरेण पंडित। लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होगा? पोथी ने पढ़ती नाम नरेण पंडित अर्थात पढ़ा लिखा कुछ नहीं। पोथी नहीं पढ़ती करता क्या है? पढ़ा लिखा कुछ नहीं। और नाम क्या है? नाम नरेण पंडित अर्थात क्या है? व्यक्ति के विपरीत का कार्य हो जाना। व्यक्ति के विपरीत का कार्य होना या व्यक्ति के विपरीत उसका नाम, जो नाम है उसके विपरीत उसका काम है। ठीक है, क्या लिखा है? पोथी ने पाढ़ती नाम नरेण पंडित, पढ़ा लिखा कुछ नहीं और नाम क्या है? नरेण पंडित। ठीक, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंग में नी लत्ता जान छू कोलकाता। सही है, मतलब अंग पर नहीं है कपड़े और जा कहा रहे हैं? कोलकाता। ये इसका हमारा सेंस है। ठीक, तो याद रखना जो दिया गया है, अंग मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर पर नहीं लत्ता और जान छू कोलकाता, इसका अर्थ क्या होता है? बिना तैयारी के किसी कार्य का करने का निर्णय लेना। मतलब तैयारी कुछ है नहीं और उस कार्य को करने का निर्णय लेना। तो बिना तैयारी के कोई कार्य करना हमारा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा इसका जो हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, बिना तैयारी के कार्य करना अर्थात शरीर पर नहीं लगता और जान छू कोलकाता। सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो दिया गया है, क्या दिया है? चौमासे में घसियार और पूस में रसियार। चौमासे में घसियार और पूस में रसियार, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चौमासा क्या होता है तो सभी को पता है, वर्षा का काल होता है। वर्षा काल अर्थात जो चौमासे का समय होता है उसमें घास बहुत अधिक होती है, तो चौमासे में जो कार्य है अपना घास का है। और पूस जो होता है अपना ठंडे का महीना बिल्कुल, इसमें क्या होता है? रसियार। इसका अर्थ है कि जो चौमासे में घास का कार्य और पूस में अपना खाना बनाने का कार्य अर्थात चूल्हे के करीब बैठ जाना अर्थात अवसर देखकर कोई कार्य पकड़ना या अवसर देखकर कोई कार्य करना। ठीक है, चौमासे में घास अधिक होती है, वर्षा में तो घास का कार्य, और फूस में ठंड अधिक होती है तो अपना चूल्हे के करीब बैठकर खाना बनाना, ये इसका सेंस है। इसका अर्थ जो बनेगा अवसर देखकर कार्य पकड़ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चौमासे में घसियार और पूस में रसियार, ये शब्द है, आपको याद रखते हुए चलना है, क्योंकि अभी इसके बाद लोकोक्तियों के बाद शब्द भी याद करने हैं जो हमारे शब्द होते हैं। उसके बाद देखते हैं आयोग किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और कहां से क्वेश्चन लाता है। जितना सिलेबस है उसके बाहर कुछ नहीं आना, और सिलेबस में हमें कुछ नहीं छोड़ना है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देखते हैं जो हमारा अगला दिया गया है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? गोरू नी बच्ची, उसके बाद नींद आए अच्छी। गोरू क्या होती है? गाय। ठीक है, और गाय नहीं बच्ची, बच्ची मतलब बछड़ा। गाय ना बछड़ा, और आगे लिखा है नींद आए अच्छी, मतलब ना गाय है ना बछड़ा है तो नींद तो अच्छी आती है। इसका मतलब होता है किसी के पास कोई जिम्मेदारी ना होना या कोई जिम्मेदारी ना लेना। ठीक है, कोई जिम्मेदारी ना लेना। गोरू नी बच्ची नींद आए अच्छी अर्थात कोई जिम्मेदारी ना लेना। ऑप्शन नंबर हमारा बना बी।
नेक्स्ट देखते हैं जो दिया गया है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? 1.5 पौ चाण, उसके बाद तिबारी में चुन। 1.5 पौ चाण, चाण का अर्थ क्या होता है? चना। चना अर्थात 1.5 पाव चना है बस हमारे पास खाने के लिए। कितना है? 1.5 पाव चना। उसके बाद तिबारी में चुन। सही है। इसका अर्थ जो बनेगा हमारा, जो सेंस बन जाएगा, तंगहाली की स्थिति में भी दिखावा करना। खाने के लिए कितना है? 1.5 पाव चना और तिबारी में चुल, मतलब फालतू का दिखावा करना। जो तंगहाली होती है उसमें भी दिखावा करना। सही है। तंगहाली में भी दिखावा करना, जो बुरा समय होता है उसमें भी बहुत ज्यादा या बहुत अधिक दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या है? जेली थाली, उसके बाद बिल पाई, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? जेली थाली बिल पाई, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जेली क्या होती है? जिसने, और थाली क्या होती है? सहन किया, जिसने सहन किया। ठीक है। जेली थाली बिल पाई, जिसने चीजों को सहन किया उसने क्या है? अपना इच्छा की पूर्ति की और उसी ने सफलता प्राप्त की। तो इसका अर्थ हो जाएगा इच्छा पूर्ति हेतु धैर्य रखना। जेली थाली बिल पाई, जिसने सहन किया उसने सफलता पाई, अर्थात इच्छा पूर्ति हेतु, जो आपकी इच्छा है उसे पूर्ति हेतु धैर्य रखना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये हमारे अपने पूरे कंप्लीट हो गए। अब बात कर लेते हैं जो हमारी एक कवि, जो हमारे साहित्य है उससे क्वेश्चन करते हैं। कवि को करेंगे अपना पूरी डिटेल के साथ, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा। 24 ही तो कवि हैं, 12 से 13 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं है। सही है। बस आप अपने अंदर करने का हौसला रखो, बिल्कुल मत डरो कि कितने क्वेश्चन कहां से दे रहा है। इस बार दिए थे 7, 8, 9, 10, अगली बार दे दे, हमारे भी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। इन्हीं की तो टेंशन है, कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्या है? मधुर मधुर मेरे दीप जले, किसकी महत्वपूर्ण रचना है बताइए? मनु भंडारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा और गोरापंत सिंगानी। बताइए। मधुर मधुर मेरे दीप जले किसकी महत्वपूर्ण ये हमसे रचना पूछी? तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। मधुर मधुर मेरे दीप जले महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है। अब महादेवी वर्मा जी आ गई है। सही है। इनके बारे में जो आपको याद रखना, 1907 में इनका जन्म हुआ था और जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है। बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा की मृत्यु। तो जन्म हुआ 7 में और मृत्यु हुई 1987 में। तो ये 7 का हेरफेर है, याद रखना। और मृत्यु कहां होती है? इलाहाबाद। तो कुल मिलाकर जन्म और मृत्यु दोनों इनका उत्तर प्रदेश में हुआ। इतनी चीजें याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट महादेवी वर्मा से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। इन्हें क्या बोला जाता है? आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है। ये आपको सबको पता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे बोला जाता है? महादेवी वर्मा को। लेकिन इससे अलग जो आपको याद रखना है, इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी बोला जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे बोला जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगर बात कर लेते किसके द्वारा बोला गया था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा इन्हें बोला गया था हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। जबकि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तो बोला ही जाता है। इससे अलग जो आपको याद रखना और एक्स्ट्रा फैक्ट, जो हमारा छायावाद का काल होता है, जो हमारे छायावादी कवि है, उस 4 स्तंभ में एकमात्र महिला है। एकमात्र क्या है? महिला है। आपको याद रखना, जो हमारा छायावाद के बारे में दिए गए थे। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इनकी एक पत्रिका आती है। पत्रिका का क्या नाम है? चांद। चांद पत्रिका है, हमारे ही एग्जाम में पूछी गई है कि चांद पत्रिका किसकी थी? तो बताना महादेवी वर्मा की। अब बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा की जो अन्य उपलब्धि है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी महत्वपूर्ण रचना तो बताना। इनकी पहली रचना है निहार। पहली ही रचना है निहार। उसके बाद दूसरी आती है रश्मि।
पहली निहार, दूसरी रश्मि, तीसरी निर्जा। निहार, रश्मि, निर्जा, उसके बाद नेक्स्ट दीप शिखा। दीप शिखा, दीप शिखा के बाद आती है यामा। और महादेवी वर्मा जानी जाती है किसके लिए? यामा के लिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि महादेवी वर्मा ने 1936 में यामा रचना लिखी है और इसी रचना को महादेवी वर्मा की यामा को 1982 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली हिंदी साहित्य की पहली महिला थी। ठीक है, ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली हिंदी साहित्य की पहली महिला महादेवी वर्मा जी है, ये आपको याद रखना है। किस रचना के लिए? यामा। कब लिखी यामा? 1936 में। पुरस्कार कब मिला है? तो 1982 में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अन्य उपलब्धि जो आपको याद रखना है इन्हीं के बारे में। अब जब एक कवि उठाते हैं हम तो लोकोक्तियों के साथ इसके बारे में अपना पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे आपको याद रखना, इन्हें 1943 में भारती पुरस्कार दिया गया। भारत भारती पुरस्कार 1943 में दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट 1988 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? 1988 में। जबकि इससे पहले 1956 में 56 में इन्हें पद्म पुरस्कार दिया जा चुका था। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका था। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार मिले हैं। भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया है इन्हें और ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए तो ये जानी जाती है। सही है, तो ये महादेवी वर्मा के बारे में थी चीजें आपको याद रखना। एक इनका आता है संस्मरण आता है, जैसे मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन, इनका संस्मरण आता है। ये महादेवी वर्मा के बारे में जानकारियां थी, याद रखना आपको छोटी छोटी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, उसमें अपनी लोकोक्ति होंगी और उसमें होगा हमारा लास्ट में एक कवि। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।